बढ़ेंगे। वैशाली में पुलिस कर्मियों और अपराधियों के बीच सांठगांठ से चल रहे अपहरण मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस महकमा सख्ते में है। इस मामले में पैंथर के 3 जवान, होमगार्ड के 1 जवान समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जवान अपराधियों के साथ मिलकर किडनैपिंग कर रहे थे और उसके एवज में मोटी रकम भी ऐंठ रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोषी 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और अपहर्ताओं के साथ सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सदर थाना इलाके में एक महिला ने अपने पति के अपहरण किए जाने और 1 लाख की फिरौती मांगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी थी। तभी पैंथर के 1 जवान और मामले का आरोपी अनिल मांझी शराब के नशे में धुत होकर नगर थाना इलाके के चौहट्टा के पास पकड़ा गया। उनके पास से अगवा शिव पूजन शाह का मोबाइल नंबर बरामद हुआ और फिर पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। तो मोबाइल मिला, उसके अनुसंधान कर हमें पता चला कि ये जो सिपाही हैं इन्हीं लोगों के द्वारा उस शिव पूजन का अपहरण करके और यहाँ पर बाजार में ही एक घर में छुपा करके रखा गया है, जिस पुलिस को पब्लिक की सुरक्षा में लगाया गया था और वही पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ साठगांठ करके इस तरह का अपराध की घटना को अंजाम दे रहा था। तो आपने देखा किस तरीके से खाकी की सांठगांठ अपराधियों से यहां सामने आई है। अपहरण कांड में 3 पैंथर जवान और 1 होमगार्ड जवान आरोपी बनाया गया है। हम आपको बता दें, अनिल कुमार मांझी पैंथर जवान, सारण का शिवरैया निवासी। अनिल कुमार पांडे पैंथर जवान है। सारण का दिगवारा निवासी हिमांशु कुमार पैंथर जवान है और भोजपुर के ताराचक्का रहने वाला मोनू कुमार होमगार्ड का जवान है। वैशाली के जंदाहा का ये रहने वाला है। तो जवानों की पूरी तरह से संलिप्तता इस मामले में सामने आई है, जो ये साफ करती है कि किस तरह से खाकी की संलिप्तता इस तरह के मामलों में रहती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोपालगंज नाव हादसे की बात। नाव हादसे में एक और शव बरामद कर लिया गया। लापता अजीत कुमार का शव बरामद किया गया है। मेहंदिया गांव से 1 किलोमीटर दूर ये शव बरामद किया गया। हम आपको बता दें, गंडक नदी से ग्रामीणों ने ये शव बरामद किया है। नाव हादसे में 6 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन लोगों की मांग दरअसल यही है कि गोताखोरों से लोगों को ढूंढवाने की कोशिश की जाए। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश से ज्यादा जानकारी लेंगे। मुकेश, आपसे जानना चाहूंगी, एक और शव बरामद किया गया है और खबर है कि ग्रामीणों ने खुद ही उस शव को ढूंढा है। एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, लेकिन मांग ये की जा रही है कि गोताखोरों को लगाया जाए वहां पर। उस मांग को लेकर कुछ किया गया है क्या? देखिए चंदा, मैं बता दूं कि ये घटना शनिवार की है और शनिवार के बाद आज तीसरा दिन है और आज भी यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और जो मेहंदिया गांव और इसके करीब 5 किलोमीटर के दायरे में एसडीआरएफ की टीम लगातार 2 मोटर बोट से जो लोग लापता खोजबीन की जा रही है। अभी यहाँ पर एक अजीत कुमार नाम का जो लड़का का जो लापता था उसका शव बरामद कर लिया गया है और अभी भी जो आधा दर्जन लोग यहाँ पर लापता है। और इस मामले में जब मैंने गाँव वालों से बात की, उन गाँव वालों का कहना था कि एसडीआरएफ की टीम भले ही लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर गोताखोर की जरूरत है, क्योंकि गोताखोर जो है वो डाइविंग करके और जो डेड बॉडी जो नीचे फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं बताऊं कि 72 घंटे बीत जाने के बाद भी जो परिजन है वो काफी उनका जो धैर्य की बांध है वो टूट रही है। और मौके पर सदर विधायक सुभाष सिंह पहुंचे हुए हैं, सदर एसडीएम है, एसडीपीओ है, तो पूरा जो जिला प्रशासन है, पूरा महकमा है वो लगा हुआ है यहाँ पर। लेकिन जो गांव वाले हैं वो गोताखोरों और जो एक्सपर्ट जो एनडीआरएफ की जो टीम है उनकी वो बुलाने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जानना चाहूंगी मुकेश आपसे, अब ऐसा लग रहा है कि गोताखोरों की टीम की जरूरत है, क्योंकि लगातार सर्चिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है एसडीआरएफ की तरफ से, लेकिन आप भी बता रहे थे कि वहां पर सिल्ट जमा हुआ है, गाद जमी हुई है, उसमें शव फंसे हो सकते हैं या फिर शव आगे बहकर चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि टीम को बुलाने की जरूरत महसूस की जा रही है। जाहिर तौर पर शिंदा, मैं बताऊं कि एक राहत की बात यह है कि कल जिस तरह से जो यहाँ पर जो नदी की जो धार थी वो तेज था, लेकिन आज जो जल स्तर है वो करीब 1 से 2 फीट कम हुआ है। तो इस तरह से भी जो डेड बॉडी जो नदी के अंदर जो धंसे हुए थे तो वो भी अब तैर के बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो गाँव वाले जो है उनकी डिमांड जायज है कि जो गोताखोर अगर बुलाए जाएंगे तो उन गोताखोरों की मदद से जो शव है उनको काफी समय से पहले निकाला जा सकेगा। बिल्कुल, अब देखना यही होगा कि बाकी जो 6 लोग जिनके शव बरामद नहीं किए गए हैं वो कब तक बरामद हो पाते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। तो गोपालगंज में दरअसल शनिवार को भयंकर नाव हादसे के बाद यादवपुर के कोतवा गांव में मातम पसरा है। अपनों के लिए परिजन चीत्कार कर रहे हैं।
रो रो कर निढाल होती, कभी दौड़ती और फिर धड़ाम से गिर जाती। ना चोट की चिंता और ना कपड़ों की फिक्र। ये गोपालगंज की वो बदनसीब माँ है जिसने शनिवार को हुए नाव हादसे में अपने कलेजे के टुकड़े को खोया है। 18 साल का रोहित घर से हंसते खेलते निकला था, लेकिन आई नाव हादसे में डूबने की खबर, जिसके बाद से इस बदनसीब माँ का रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग अपना खेती करने के लिए सभी लोग उस छोटी नाव पर बैठे हुए थे। धार पानी ज्यादा था, जिसके चलते ही सब हादसा हुआ है। अब रोती बिलखती एक और माँ को देखिए। ये आंखों से देख नहीं सकती। बुढ़ापे की लाठी एकमात्र बेटा हरिलाल था, लेकिन वो भी नाव हादसे की भेंट चढ़ गया। अब ये माँ उस समय को कोस रही है जब उसने जबरदस्ती बेटे को मजदूरी करने के लिए नदी के उस पार भेजा। क्या एक बेरा कहतन कि मम्मी हो ये जी रहो, हम आवतन तो नहावा के धोवा के तब हम जातन। अब बाबू हमर चढ़ बन दूध पर बन कुछ नहीं के बोल। हादसे के बाद से सदर प्रखंड के कोटवा गांव में चीख पुकार मची है। किसी का बेटा लापता है तो किसी की माँ, किसी का पिता गायब है तो किसी की बहन। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और बात बड़ी खबर की करेंगे। हड़ताली नियोजित शिक्षकों पर आज सुनवाई होने वाली है। बर्खास्त करने पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। बर्खास्तगी के आदेश को दरअसल चुनौती दी गई है। सुस्ता पंचायत की मुखिया ने ये याचिका दायर की है। गलत तरीके से आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, शिक्षकों की बर्खास्तगी मामले को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर याचिका दायर की गई है सुस्ता पंचायत की मुखिया की तरफ से, और कहा गया है कि गलत तरीके से ये बर्खास्तगी की गई है। सरकार के 3 विभागों को इसमें शामिल किया गया। शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास विभाग शामिल है। कार्रवाई के लिए गलत तरीके से आदेश जारी करने का आरोप इस याचिका में लगाया गया है। नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ऐसा कहा गया। अधिकारों में हस्तक्षेप करना पंचायती राज कानून का उल्लंघन है। आज सीरियल नंबर 213 पर यह केस लिस्टेड है। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। हम आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर 17 फरवरी से शिक्षक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण बिहार में पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। नई कॉपी की चेकिंग चल रही है, उस पर भी असर पड़ रहा है। सरकार के 3 विभागों के प्रधान सचिव के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है। शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग इसमें शामिल किए गए हैं। कार्रवाई के लिए गलत तरीके से आदेश जारी करने का आरोप इसमें लगाया गया है। नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया है। याचिका में ये तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो ये तमाम बातें इस याचिका में कही गई हैं। हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नगर विकास आवास विभाग को शामिल किया गया है। कार्रवाई के लिए गलत तरीके से आदेश जारी करने का आरोप लगाया गया। साथ ही नियोजन इकाई में सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ये कहा गया। अधिकारों में हस्तक्षेप करना पंचायती राज कानून का उल्लंघन है। और हम आपको बता दें कि सीरियल नंबर 213 पर यह केस लिस्टेड है, जिस पर सुनवाई होगी। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई होगी। अपनी मांगों को लेकर 17 फरवरी से शिक्षक हड़ताल पर है। इसकी वजह से पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बहुत ज्यादा कॉपी का मूल्यांकन भी हो रहा था, उस पर भी असर पड़ रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार के लिए ये साल चुनावी है, लिहाजा सियासी पार्टियां अपने अपने संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हैं। बात सत्ता पक्ष की हो या विरोधी खेमे की, कार्यकर्ता स्तर से लेकर संगठन तक पर जोर दिया जा रहा है। तैयारी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने की है। कुछ महीनों बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सियासी पार्टियां अभी से संगठन को मजबूत करने में जुट गई हैं। बात जेडीयू की हो, बीजेपी की, लोजपा की या फिर महागठबंधन के घटक दलों की। रविवार को
जेडीयू के मुखिया और सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। संगठन में जान फूंकने के नए प्रयोग के साथ ही बूथ स्तर तक पार्टी की मजबूती के लिए जिम्मेदारी भी तय की गई। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगठन की मजबूती के मकसद से बूथ जीतो चुनाव जीतो का नारा दिया। इस सियासी कवायद से एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं। पार्टी ने निर्णय किया कि बिहार में जो 72,000 मतदान केंद्र हैं, इनको सबसे निचली इकाई संगठन की बनाई जाए और आधिकारिक तौर पर अब तक पार्टी का संगठन पंचायत तक पहुंचा था। अब पार्टी ने निर्णय लिया कि आगे से जो भी चुनाव होंगे, सांगठनिक चुनाव, वो बूथ स्तर पर होंगे। मंडल की समितियों का निर्माण हो रहा है, जिला समितियों का निर्माण हो रहा है, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। अब नीचे स्तर पर हम जाकर करके जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वहां सप्तऋषि हमको बनाना है। सियासी समर में कूदने को बेताब महागठबंधन के नेता भी हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए पार्टी में कुछ नया बदलाव किया है। पहली बार प्रधान महासचिव का पद सृजित किया गया है। पार्टी नेताओं का दावा है कि संगठन में मजबूती से सत्ता दूर नहीं होगी। वहीं राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि सियासी पार्टियों के ऐसे प्रयोग सत्ता की जोर आजमाइश के लिए बेहद जरूरी है। हम बूथ स्तर पर 4 क्रियाशील सदस्य और 1 क्रियाशील सदस्य 25 सदस्य को मनोनीत करेगा, यानी 100 सदस्य हर बूथ स्तर पर। जिला स्तर पर पहले अध्यक्ष, प्रधान महासचिव की भी नियुक्ति हुई, बनाए गए। जिस पार्टी का जनाधार के साथ संगठनात्मक आधार मजबूत है, जिसके कार्यकर्ता बूथ लेवल पर सक्रिय हैं, वो अपने पक्ष के लोगों का मत पेटियों में गिराने में सफल होते हैं। बहरहाल चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से सांगठनिक मजबूती पर जोर देने में लगी हैं, ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां एक तरह से समर में कूद चुकी हैं, तैयारियों में जुटी हुई हैं। कल इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान से नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने एक तीर से कई निशाने को साधा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे जरा समझिए। निशाना नंबर 1, बीजेपी सीए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। विवादित मुद्दों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये कहा गया। निशाना नंबर 2 क्या रहा, बड़बोले नेता मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, देश में सब सुरक्षित है, बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश न करें। निशाना नंबर 3 क्या रहा, आरजेडी तेजस्वी से मुलाकात के राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत नहीं, एनडीए के सभी सहयोगी एकजुट हैं। निशाना नंबर 4, अपने नेता विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्यकर्ता जीत के हिसाब से अपनी तैयारी तेज कर दें। निशाना नंबर 5, शिक्षक हड़ताल पर जो शिक्षक हैं उन्हें हमने नौकरी दी थी, आपकी भलाई हम कर सकते हैं और आप अगर इस तरह से धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसको लेकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार ने कल एक साथ कई निशाने साधे हैं। एक तीर से कई निशाने पर जेडीयू के नेता भी मुहर लगा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं। ये देश सबका है और जो लोग भी विभाजनकारी और भाषाई मर्यादा को तोड़ने वाला बयान देंगे उसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से जहर उगलने का काम बदस्तूर जारी रहा और दिल्ली में जिस तरह की व्यापक हिंसा हुई, एक स्टेट्समैन के तौर पर उन्होंने महसूस किया कि कहीं न कहीं बदजुबानी से जो विमर्श का स्तर है वो गिरा है। भाषाई हिंसा की वजह से लोगों के अंदर उत्तेजना, नफरत की बढ़ने की वजह से जो हमारी विरासत है, जो हमारी परंपराएं हैं, सदियों से हम साथ रहते आए हैं, लेकिन एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखना और मुश्किल जब वक्त आया तो उसकी परिणति दिल्ली में चुनाव के बाद जो कुछ देश ने देखा है वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और एक पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन का जो फ़र्क है, नीतीश कुमार जी ने कई बार समझाया है और ताज़ा बयान भी उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। देखिए, सीएए के बारे में नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, उसके फैसले का इंतजार करना चाहिए।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने तो मान लिया कि सीएए ठीक है और संविधान सम्मत है, इसलिए आपने वोट किया। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, आपने तो वोट देकर अपना फैसला सुना दिया है। तो असली बात तो यह है जिससे वो भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दूसरी बात यह है कि जो नीति और सिद्धांत की बात करते हैं, तो जिस वजह से एनडीए से बाहर आए, महागठबंधन में आए, और उन्होंने कहा कि ये लोग देश तोड़क हैं, और बात जो है मैंने 2014 के लोकसभा चुनाव में डीएनए तक चली गई। अब फिर आप वहीं चले गए पलटी मार के, और उसके बाद आप नीति सिद्धांत की बात करते हैं, तो हंसने के अलावा कोई क्या कर सकता है। इधर जेडीयू के कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं जुटने से जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व परेशान है। जेडीयू का दावा था कि बिहार में हर बूथ पर अध्यक्ष और सचिव को नियुक्त किया गया है। नियुक्त संगठन के मामले में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है। बिहार में 70,500 बूथ है। हर बूथ के अध्यक्ष और सचिव तक यहां पर नहीं पहुंचे। ऐसे में चुनावी रणनीति बनाने में जेडीयू को मुश्किलें पेश आ सकती हैं। इससे बड़ा कोई विफल आयोजन इससे पहले नहीं हुआ था। सत्तारूढ़ पार्टी 14 साल से चीफ मिनिस्टर, 14,000 कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए, और दावा था कि 2 लाख कार्यकर्ता आएंगे। हमने सभी 72,000 बूथ जो पूरे बिहार में हैं, उस बूथ पर हमने प्रशिक्षित टीम तैयार की है, वो लोग आएंगे। और अगर उसके बावजूद नीतीश जी या जेडीयू खुश है कि उसने बड़ा सफल आयोजन कर लिया है, तो यह आयोजन उनको मुबारक हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है। 2 लाख अगर हमने कहा था, तो 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता पटना में आए। गांधी मैदान में बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आए, और काफ़ी धूप की वजह से कई बार वो किनारे पेड़ों के नीचे दिखे, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से एक रैली के पूर्व संध्या को ही कहें, सम्मेलन की पूर्व संध्या को ही बड़ी संख्या में बिहार के अलग अलग हिस्सों से कार्यकर्ता आने लगे। अब विरोधी दलों को एक बात समझ में नहीं आती है कि ये मास रैली नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की रैली है, और कार्यकर्ताओं की रैली जनता दल यूनाइटेड के सिवाय किसी भी दल ने आज तक गांधी मैदान में नहीं की है। तो पहले उन्हें अपनी हैसियत को भी बताना चाहिए कि उनके पास कितने कार्यकर्ता हैं। तो जहां इस मसले को लेकर विरोधी हमला बोल रहे हैं जेडीयू पर, तो जेडीयू सफाई पेश कर रही है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।